साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलीग्राम नाजी क्राइम्स को समझने के लिए येल यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो जानना चाहते थे जर्मन्स में क्या कोई ऐसी खास पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने चुपचाप बिना रजिस्टेंस के हिटलर के क्राइम्स का साथ दिया या उस टाइम चुप रहे। मिलग्राम ने अपने सब्जेक्ट्स को बताया कि वो एक लर्निंग एक्सपेरिमेंट में है और उन्हें जब भी कोई पार्टिसिपेंट रॉन्ग आंसर देगा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। असल में सेटअप फेक था। सामने वायर से जुड़े लोग एक्टर थे। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक लगने का नाटक कर रहे थे, पर सब्जेक्ट सोच रहे थे कि वो असली शॉक दे रहे हैं। अब जब भी कोई रॉन्ग आंसर देता तो पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता कि शॉक वाला बटन दबाओ। एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा तो लगातार शॉक लगने की वजह से एक्टिंग करने वाले दिखाने लगे कि उन्हें हार्ट में पेन हो रहा है। वो चिल्ला रहे थे, शीशों पर हाथ मार रहे थे, पर फिर भी ज्यादातर लोगों ने मिलग्राम के इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए शौक को और बढ़ाते गए जब तक सामने वाला मरता हुआ नजर नहीं आने लगा। जिन लोगों ने बीच में ही शौक देना बंद कर दिया था लोगों की दर्द को देखते हुए, वो भी एक्सपेरिमेंट के बाद चुपचाप वहां से निकल गए बिना ये जाने कि उन्होंने जिनको शौक दिया है उनकी हालत क्या है। मिलग्राम ने इस एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि लोग नए रूल्स को बहुत जल्दी अपना लेते हैं और अथॉरिटी के ऑर्डर्स पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने या मारने तक भी तैयार हो जाते हैं, बस उन्हें कहा जाए कि ये ऑर्डर जरूरी है। मिलग्राम अपनी इस किताब ऑन टायरनी 20 लेसन फ्रॉम द 20th सेंचुरी में इन्हीं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं कि कैसे डिक्टेटर धीरे धीरे डेमोक्रेसी को खत्म कर देते हैं, और साथ में स्नीडर ये भी बताते हैं कि कैसे लोग इन प्रोपेगेंडा का सामना करते हुए भी अपनी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को जिंदा रख सकते हैं। इस किताब में स्नीडर हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन और यूएसएसआर के रियल एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि किन किन टूल्स का सहारा लेकर डिक्टेटर डेमोक्रेसी को खत्म कर सकते हैं, और साथ में वार्निंग देते हैं कि हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करती बल्कि नए कपड़े पहन कर आती है। ऑन टायरनी कोई डराने वाली किताब नहीं, ये बस जगाने वाली है। ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सरकार नहीं देती बल्कि लोग इसे बनाए रखते हैं, और इस आज़ादी को बचाए रखने का करेज हमें कहीं बाहर से नहीं अंदर से मिलता है। यहाँ रुककर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अगर आपको पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और साइंस में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ लगातार नई नई किताबों को आसान भाषा और रेलिवेंट एग्जाम्पल्स के साथ आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए इस किताब के सफर को शुरू करते हैं। लेसन 1, डू नॉट ओबे इन एडवांस। इस पहले लेसन में राइटर स्नीडर बात करते हैं अथॉरिटेरियनिज्म में ज्यादातर पावर लोग खुद ही दे देते हैं। ऐसे समय वो सोचने लगते हैं कि आने वाला सिस्टम उनसे क्या चाहेगा, तो बिना किसी के कहे पहले ही अपनी ओबीडियंस दिखा देते हैं। ऐसा सिटीजन पावर को ये सिखाता है कि वो और आगे कितना जा सकता है। एंटीसिपेटरी ओबीडियंस एक पॉलिटिकल ट्रेजेडी होती है। कई बार रूलर्स को खुद नहीं पता होता कि लोग इतनी जल्दी अपनी वैल्यूज छोड़ देंगे और प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, या शायद नया रिजीम अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ होता कि लोगों को फोर्स कर सके। जब 1932 के जर्मन इलेक्शन के बाद हिटलर सरकार में आया और 1946 में चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट जीते, तो दोनों जगह अगला बड़ा कदम यही था, एंटीसिपेटरी ओबीडियंस। बहुत से लोग अपने आप नई सरकार की सेवा में लग गए। नाजीज व कम्युनिस्ट दोनों को समझ आ गया कि अब वो तेजी से पूरा रजीम बदल सकते हैं। एक बार जब ये शुरू हुआ तो इसे रोका नहीं जा सका। 1938 की शुरुआत में हिटलर जर्मनी में पूरी तरह पावर में था। उसने ऑस्ट्रेलिया को अनेक्स करने की धमकी दी तो ऑस्ट्रेलियन चांसलर खुद ही झुक गया। तब असली असर ऑस्ट्रेलियन की इसी एंटीसिपेटरी ओबीडियंस ने दिखाया। लोकल ऑस्ट्रेलियन नाजीज ने जूस को पकड़कर सड़कों की सफाई करवानी शुरू की। वो सड़कों से इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रेलिया के सिंबल मिटा रहे थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि आसपास खड़े लोग जो नाजी नहीं थे
वो ये सब इंटरेस्ट और मजे से देख रहे थे। नाजिस के पास ज्यूइश प्रॉपर्टी की लिस्ट थी। उन्होंने चोरी शुरू की और हैरानी की बात तो ये थी जो नाजी नहीं थे वो भी चोरी में शामिल हो गए। पॉलिटिकल थिंकर हैना एरेंडेंट ने लिखा, जब जर्मन ट्रूप्स देश में दाखिल हुए और पड़ोसी लोगों ने ज्यूइश के घरों पर हमले किए तो ऑस्ट्रियन ज्यूज को सुसाइड करना पड़ा। मार्च 1938 में ऑस्ट्रेलियन इसी एंटीसिपेटरी ओबीडियंस ने नाजी लीडरशिप को सिखा दिया कि और आगे कितना जा सकता है। 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया तो एसएस ने बिना किसी ऑर्डर के मास किलिंग के तरीके खुद बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अंदाजा लगाया कि उनके लीडर्स क्या चाहते होंगे और खुद ही साबित कर दिया कि क्या क्या मुमकिन है, वो सब कुछ जो शायद हिटलर ने भी नहीं सोचा था। शुरुआत में एंटीसिपेटरी ओबीडियंस का मतलब होता है बिना सोचे बिना समझे इंस्टिंक्टिवली नए हालात के हिसाब से खुद को बदल लेना। क्या सिर्फ जर्मन ऐसा करते थे? नहीं। येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलीग्राम ने नाजी क्राइम्स को समझने की कोशिश की। वो ये देखना चाहते थे कि क्या जर्मन में कोई खास अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। उन्हें जर्मनी में एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन नहीं मिली, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1961 में येल यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग में किया। मिलग्राम ने अपने सब्जेक्ट्स को बताया कि वो लर्निंग एक्सपेरिमेंट में है और उन्हें किसी पार्टिसिपेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देना है। असल में ये सेटअप फेक था। सामने वायर से जुड़े लोग एक्टर्स थे जो शॉक करने का नाटक कर रहे थे। सब्जेक्ट सोच रहे थे वो असली शॉक दे रहे हैं। और जैसे जैसे सामने वाले की चीखें बढ़ी, फिर भी ज्यादातर लोगों ने मिलग्राम के इंस्ट्रक्शन को मानते हुए शोक को बढ़ाते गए जब तक सामने वाला मरता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ तक कि जो लोग आखिर तक नहीं गए वो भी बिना पूछे निकल गए कि सामने वाले की हालत क्या हुई। मिलग्राम ने समझा कि इंसान नई जगह नए रूल्स को बहुत जल्दी अपना लेता है। वो किसी नए अथॉरिटी के आदेश पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने या मारने तक को तैयार हो जाता है, बस उसे ये कहा जाए कि ये जरूरी है। मिलग्राम ने लिखा, मुझे इतनी ज्यादा ओबीडियंस दिखी कि मुझे जर्मनी जाकर एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं लगी। सेकंड लेसन, डिफेंड इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर की शुरुआत में राइटर लिखते हैं, हमारी इंस्टीट्यूशन ही वो दीवार है जो समाज में डिसेंसी को बचाए रख सकती है, लेकिन याद रखो उन्हें भी हमारी हेल्प की जरूरत होती है। जब तक हम किसी इंस्टीट्यूशन के लिए खड़े नहीं होते उसे हमारे इंस्टीट्यूशन कहने का कोई हक नहीं है। इंस्टीट्यूशन खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते। अगर हम शुरू से उनकी रक्षा न करें तो एक एक करके गिरते जाते हैं। इसलिए कोई एक इंस्टीट्यूशन चुनो, चाहे कोर्ट हो, न्यूज़पेपर, लॉ या लेबर यूनियन, और खुले तौर पर उसका साथ दो। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन अपने आप सरवाइव कर लेंगे, चाहे उन पर कितना भी डायरेक्ट अटैक क्यों न हो। यही वह गलती थी जो कि जर्मन ज्यूज ने हिटलर और नाजीज के बारे में की थी जब उन्होंने सरकार बना ली। 2 फरवरी 1933 को जर्मन ज्यूज का एक बड़ा न्यूज़पेपर एडिटोरियल छपता है जिसमें लिखा गया, हम नहीं मानते कि मिस्टर हिटलर उनके साथी जो अब आखिरकार पावर में आ गए हैं तो उन प्रपोजलों को लागू करेंगे जो नाजी न्यूज़पेपर में चल रहे हैं। वो जर्मन ज्यू से उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं छीनेंगे, उन्हें कैंप्स में बंद नहीं करेंगे या भीड़ के जेलस और वायलेंट इंपल्सिस के हवाले नहीं करेंगे। ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि पावर को चेक करने वाले बहुत से फैक्टर हैं, और अब जबकि वो एक यूरोपियन पावर बन चुके हैं तो एथिकली रिफ्लेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ उनका रुख होगा। उस वक्त 1933 में कई रीजनेबल लोग भी यही सोच रहे थे जैसे आज कई लोग सोचते हैं, पर असली गलती यही है, यह मान लेना कि जो रूलर्स इंस्टीट्यूशन के जरिए पावर में आए हैं वे उन्हीं इंस्टीट्यूशन को बदल या नष्ट नहीं करेंगे, भले ही वो खुद पहले से साफ कह चुके हों कि वो ऐसा नहीं करेंगे। कभी कभी रेवोल्यूशनरी एक साथ सारे इंस्टीट्यूशन तोड़ना चाहते हैं जैसे रशियन बोल्शेविक ने किया था, पर कभी कभी इंस्टीट्यूशन को अंदर से खोखला कर दिया जाता है ताकि वो रेजिस्टेंस करने के बजाय नई व्यवस्था को सपोर्ट करने लगे। हिटलर के आने के बाद जर्मनी को पूरी तरह बदलने में 1 साल से भी कम समय लगा।
1933 के अंत तक जर्मनी एक वन पार्टी सिस्टम बन चुका था, जहां हर मेजर इंस्टीट्यूशन झुका दिया गया। नवंबर में सरकार ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराए, लेकिन वहां कोई अपोजिशन नहीं था, और और एक रेफरेंडम भी कराया, जिसका सही जवाब सबको पहले से पता था। कई जर्मन जूज ने सोचा कि अगर वो नाजी लीडर्स की मर्जी के मुताबिक वोट देंगे तो शायद लॉयल्टी दिखाने से वो सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, पर वो उम्मीद बेकार थी। लेसन 3। जो पार्टीज अपने विरोधियों को खत्म करके पूरे स्टेट को अपने हिसाब से बदल देती हैं, वो शुरू से ऑल पावरफुल नहीं होती। वो बस एक सही मौके का फायदा उठाती हैं, जब लोग डिवाइडेड होते हैं और पॉलिटिकल लाइफ कमजोर हो चुकी होती है। इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करो और डेमोक्रेटिक इलेक्शन के नियमों की रक्षा करो। जब तक मौका है लोकल और स्टेट इलेक्शन में वोट दो, और अगर पॉसिबल हो तो खुद भी इलेक्शन लड़ जाओ। कहा जाता है इंटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। शायद थॉमस जेफरसन ने शब्द खुद नहीं कहे, लेकिन उनके जमाने के कई अमेरिकन्स मानते थे कि आज़ादी की असली कीमत यही है, हर दिन चौकन्ने रहना। आज हम जब ये लाइन सुनते हैं तो सोचते हैं इसका क्या मतलब, दुनिया के बाकी देशों से डेमोक्रेसी को बचाना, लेकिन असली मतलब कुछ और था। इसका मतलब था डेमोक्रेसी को उसके अपने लोगों से बचाना, जो उसकी फ्रीडम का फायदा उठाकर उसी का अंत ला सकते हैं। 20th सेंचुरी की यूरोपियन हिस्ट्री इस बात की गवाही देती है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कई जगह डेमोक्रेसी दोबारा खड़ी करने की कोशिश हुई, लेकिन ज्यादातर डेमोक्रेसीज तब गिर गईं जब किसी एक पार्टी ने इलेक्शन के मिक्स से पावर अपने हाथ में ले ली। जब फासिस्ट, नाजी या कम्युनिस्ट को 1930 या 40 में इलेक्शन में सक्सेस मिली, तो उसके बाद आया एक फैमिलियर पैटर्न, विरोधियों को एक एक करके खत्म करना। कई लोग डिस्ट्रैक्टेड रहे, कुछ जेल में डाल दिए गए और बाकी हार मान गए। लेखक डेविड लोज के कैरेक्टर ने कहा था, जब जब तुम आखिरी बार लव करते हो तो तुम्हें नहीं पता होता कि वो आखिरी बार है। वोटिंग भी वैसी ही है। 1930 में जिन्होंने जर्मनी में नाजी पार्टी को वोट दिया, शायद कुछ को अंदाजा था कि यह आखिरी फ्री इलेक्शन हो सकता है, पर ज्यादातर को नहीं। 1946 में चेकोस्लोवाकिया में जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया, कुछ को शक था कि डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है, पर ज्यादातर को लगा कि अगला मौका फिर मिलेगा। 1990 में रशिया के वोटर्स को भी नहीं पता था कि वो अपने देश की हिस्ट्री का आखिरी फ्री इलेक्शन कर रहे हैं, जो अब तक का आखिरी ही साबित हुआ। किसी भी इलेक्शन को आखिरी इलेक्शन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। नाजीज 1945 तक टिके रहे, जब वो युद्ध हार गए। चेकोस्लोवाक कम्युनिस्ट 1989 तक पावर में रहे, जब उनका सिस्टम गिर गया, और रशिया में 1990 के बाद बनी ओलिगार्की आज भी चल रही है, जो खुद डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाली फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा देती है। राइटर आगे लिखते हैं कि आज हम उसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं जो एंशिएंट ग्रीक को था, ओलिगार्क। ग्लोबलाइजेशन ने अमीरी गरीबी का गैप और बढ़ा दिया है, और अमेरिका में एक अजीब सोच चल पड़ी है कि पॉलिटिकल कैंपेन को पैसा देना भी फ्री स्पीच है। इसका मतलब ये हुआ, रिच लोगों के पास स्पीच ज्यादा है और प्रैक्टिकली वोटिंग पावर भी। हम मानते हैं कि हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है, जब दो में से कम पॉपुलर पार्टी फेडरल लेवल पर हर पावर हैंडल कर रही है और ज्यादातर स्टेट हाउस भी उसके पास हैं। ऐसी पार्टी जिन पॉलिसीज को आगे बढ़ा रही है वो जनता में पॉपुलर नहीं है, इसलिए वो डेमोक्रेसी से डरती है या उसे कमजोर करना चाहती है। हमें गैरीमैंडरिंग जैसे सिस्टम को ठीक करना होगा, ताकि हर सिटीजन का वोट बराबर गिना जाए और हर वोट को किसी फेलो सिटीजन के हाथों से गिना जा सके। हमें पेपर बैलेट चाहिए, क्योंकि उन्हें रिमोटली टेम्पर नहीं किया जा सकता और जरूरत पड़े तो दोबारा गिना जा सकता है। ऐसा काम लोकल और स्टेट लेवल पर किया जा सकता। वैसे आप ये जो भी लेसन पढ़ रहे हैं, इनमें आपको कुछ कुछ झलक हमारे यहाँ की भी दिखेगी। हमारे यहाँ मतलब इंडिया से है मेरा। क्या आपको भी इन चीजों का रिलेशन कुछ इंडिया से दिखता है? तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेसन 4, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर टायरनी धीरे धीरे आती है तो उसकी पहली निशानी हमारे आसपास की चीजों में दिखती है। पोस्टर, स्लोगन, टीवी शो, बिलबोर्ड और सोशल मीडिया के विजुअल्स में।
जब लैंग्वेज और सिंबल बदलने लगते हैं तो समझ लो दुनिया का चेहरा भी बदल रहा है। हर डिक्टेटरशिप अपनी पहचान सिंबल और इमेज से बनाती है। फ्लैग्स, स्लोगन, यूनिफॉर्म क्राउड और स्टेज रैलियां। जब ये चीजें हर जगह दिखने लगती है तो लोग धीरे धीरे उन्हें नॉर्मल मानने लगते हैं। और जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है तो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कम हो जाती है। टायरनी हमेशा फियर और रेपिटेशन में काम करती है। एक ही मैसेज बार बार दिखाया जाता है ताकि वो सच न भी हो, फिर भी लोगों के दिमाग में सच जैसा बैठ जाए। यही प्रोपेगेंडा की ताकत है, जो शब्दों और इमेजेस के जरिए रियलिटी को शेप करती हैं। इसीलिए अगर तुम डेमोक्रेसी में जीना चाहते हो तो अपनी दुनिया के फेस की जिम्मेदारी खुद लो। नोटिस करो कि तुम्हारे आसपास क्या दिखाया जा रहा है, कौन कौन से पोस्टर लग रहे हैं, कौन से वर्ड बार बार दोहराए जा रहे हैं और कौन कौन सी बातों को नॉर्मल बनाया जा रहा है। जब तुम किसी पब्लिक जगह पर जाओ, ऑफिस, बस, स्कूल या सोशल मीडिया, तो देखो वहां की वॉल्स और स्क्रीन क्या कहानी बता रही है। अगर कोई हेटफुल स्लोगन या सिंबल दिखे तो उसे इग्नोर मत करो। साइलेंस भी कंसेंट बन जाती है। डिक्टेटरशिप पहले पब्लिक स्पेस से शुरू होती है, फिर माइंड्स पर कब्जा करती है। इसीलिए छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो उसे सही करने की कोशिश करो। पोस्ट हटवाओ, मैसेज काउंटर करो या सिंपली एक कंट्रास्टिंग आइडिया शेयर करो। पब्लिक लाइफ का चेहरा हमारी कलेक्टिव चॉइस से बनता है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया इंसाफ, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट से भरी हो, तो हमें उसका शेप खुद तय करना होगा। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं चलती, वो हर रोज की एक स्मॉल मोरल एक्शन से बनती है। हिटलर के जर्मनी में बहुत से लोगों ने छोटे छोटे सिंबल्स को नजरअंदाज किया। स्वास्तिका, फ्लैग्स, हेट पोस्टर, रेशियल स्लोगन। लोगों ने सोचा ये बस डिजाइन है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वही विजुअल्स बाद में डिक्टेटरशिप की पहचान बन गए। अगर किसी सोसाइटी का चेहरा झूठ और डर से भर जाए तो वहां सच बोलने वालों की जगह नहीं बचती। इसलिए अगर तुम सच में डेमोक्रेसी से प्यार करते हो तो उसकी इमेज, उसकी वॉइस, उसके कलर्स को प्रोटेक्ट करो। लेसन 5, रिमेंबर प्रोफेशनल एथिक्स। जब पॉलिटिकल लीडर गलत एग्जाम्पल पेश करते हैं तो प्रोफेशनल एथिक्स और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। रूल ऑफ लॉ वाला सिस्टम तब तक नहीं टूट सकता जब तक लॉयर उसे तोड़ने न दे। शोर ट्रायल्स तब तक नहीं हो सकते जब तक जज अपनी इंटीग्रिटी बेच न दे। अथॉरिटेरियन रूलर्स को ओबीडेंट सिविल सर्वेंट चाहिए और कंसंट्रेशन कैंप्स को चलाने के लिए ऐसे बिजनेसमैन जो चीप लेबर से प्रॉफिट कमाना चाहें। वर्ल्ड वार 2 से पहले हैंस फ्रैंक नाम का एक आदमी हिटलर का पर्सनल लॉयर था। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया तो वही फ्रैंक वहां का गवर्नर जनरल बना। एक ऐसा क्षेत्र जहां लाखों ज्यूस और पोलिश नागरिकों की हत्या हुई। वो मजाक उड़ाते हुए कहता था, इतनी फांसियों के ऐलान के लिए जितने पोस्टर चाहिए उतने पेड़ भी कम पड़ जाएंगे। फ्रैंक का तर्क था, लॉ और रेस की सेवा करनी चाहिए। जो चीज रेस के लिए अच्छी है वही कानून है। ऐसे तर्कों ने जर्मन लॉयर्स को यह भरोसा दे दिया कि कानून का असली मकसद जस्टिस नहीं बल्कि उनके कन्क्वेस्ट और डिस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है। हिटलर ने ऑस्ट्रिया के एनेक्सेशन की देखरेख के लिए एक और लॉयर चुना, आर्थर सायस इनकॉर्ट, जो बाद में नीदरलैंड्स की ऑक्यूपेशन चलाने लगा। लॉयर का अनुपात नाजी किलिंग्स यूनिट स्टारग्रुपन में सबसे ज्यादा था, जो ज्यूज, जिप्सीज, पोलिश एलिट, कम्युनिस्ट और हैंडीकैप्ड लोगों का मास मर्डर में शामिल थे। जर्मन डॉक्टर ने कंसंट्रेशन कैंप्स में भयानक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए। बिजनेसमैन जैसे आईजी फ्रेबन कंपनी के लोग कैंप के कैदियों, इटाओ के जूस, प्रिजनर ऑफ वार से फोर्स्ड लेबर कराकर प्रॉफिट कमाते रहे। सरकारी क्लर्क और ऑफिसर ने सारे रिकॉर्ड संभाले, हर हत्या, हर ऑर्डर का कागजी हिसाब रखा। अगर उस समय लॉयर्स ने सिंपल लॉ फॉलो किया होता, नो एक्सिक्यूशन विदाउट ट्रायल, अगर डॉक्टर ने माना होता नो सर्जरी विदाउट कंसेंट, और बिजनेसमैन ने स्लेवरी के खिलाफ खड़े हो गए होते, और ब्यूरोक्रेट्स ने मर्डर वाले पेपर वर्क्स पर साइन करने से मना कर दिया होता, तो नाजी रिजीम के लिए अपने अत्याचारों को पूरा करना बेहद मुश्किल था। हर प्रोफेशनल एक एथिकल शील्ड बन सकता है, एक ऐसा स्पेस जहां लोग आपस में सही और गलत पर बात कर सके बिना किसी डर के।
अगर प्रोफेशनल खुद को एथिकल ग्रुप की तरह देखे जिनके कॉमन प्रिंसिपल हो, तो वो किसी भी सत्ता के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स की असली परीक्षा तब होती है जब सिस्टम कहता है स्थिति अलग है, अब रूल लागू नहीं होता, या बस ऑर्डर फॉलो करो। याद रखो, ऐसे वक्त में जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स कोई एक्सक्यूज नहीं होता। अगर प्रोफेशनल्स अपने एथिक्स को छोड़कर उस वक्त की इमोशंस में बह जाएं, तो वही लोग वो बातें और काम करने लगते हैं जिन्हें वो खुद भी कभी सोच नहीं सकते थे। लेसन 6, बी वरी ऑफ पैरामिलिट्रीज। टिमोथी स्नाइडर आगे लिखते हैं, जब बंदूकें उठाने वाले लोग जो कभी कहते थे वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, अब यूनिफॉर्म पहनकर मार्च करने लगे, टॉर्च और अपने लीडर की तस्वीरें लेकर निकले, तो समझ लो ये वार्निंग साइन है। अब जब ऐसे आर्म्ड ग्रुप ऑफिशियल पुलिस या आर्मी के साथ मिलने लगे, तो इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ पहले ही टूटना शुरू हो चुका है। एक डेमोक्रेसी में सिर्फ गवर्नमेंट, और वो भी लॉ के तहत, फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। यही बैलेंस इलेक्शंस, कोर्ट और पीसफुल लाइफ को बनाए रखता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज या प्राइवेट ग्रुप भी फोर्स का इस्तेमाल करने लगे, तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे मरने लगती है। जिन लीडर्स को टोटल कंट्रोल चाहिए होता है, वो अक्सर ऐसे वॉयलेंट ग्रुप बनाते हैं या सपोर्ट करते हैं जो उनके लिए डर्टी वर्क करे। ऐसे ग्रुप खुद को सिटीजन मूवमेंट या सिक्योरिटी टीम कहते हैं, लेकिन उनका असली मकसद होता है अपोनेंट को डराना और साइलेंस करना। वर्ल्ड वार सेकंड से पहले और उसके दौरान कई डिक्टेटर्स ने ऐसे ग्रुप का इस्तेमाल करके फ्रीडम को खत्म किया। रोमानिया में आयरन गार्ड नाम का ग्रुप वॉयलेंस से राइवल्स को डराता था। हंगरी में एक काम एरोक्रॉस ने किया। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के शुरुआती सपोर्टर्स, जिन्हें नाजी स्टॉर्म ट्रूपर ऐसे कहा गया, पहले बस रैलीज में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते थे। उनका काम था जो डिसएग्री करे उसे बाहर फेंक देना। धीरे धीरे वही सिक्योरिटी गार्ड्स एक फुल पैरामिलिट्री फोर्स बन गए जो सड़कों पर बीटिंग और किलिंग करने लगे। फिर आए एसएस, जिसने लॉ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, और उन्होंने एक नया रूल बनाया, फियर का रूल। एसएस ने कंसंट्रेशन कैंप चलाए और बाद में यूरोप में अपनी लॉनेस फैला दी। जो छोटे गैंग सिस्टम के बाहर के थे, वो धीरे धीरे इतने पावरफुल बन गए कि उन्होंने सिस्टम को ही रिप्लेस कर दिया। आज के टाइम में भी कुछ लीडर्स पॉलिटिक्स में वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो प्राइवेट गार्ड्स या मशीनरीज रखते हैं, सिक्योरिटी कंपनीज को हायर करते हैं, या फिर क्राउड्स को प्रोटेस्टर पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। शुरुआत में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लगता है, पर धीरे धीरे भीड़ की इमोशन, शाउटिंग, स्लोगन और बीटिंग एक पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है। जब ये माइंडसेट पुलिस या मिलिट्री तक पहुंचता है, तो असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टर थे वो एक आदमी या एक पार्टी के वेपन बन जाते हैं। क्या आपको इंडिया में भी कोई ऐसे ग्रुप दिखाई देते हैं जो सरकार के लिए डर्टी काम करते हैं? अगर ये सब सुनकर आपके दिमाग में किसी ग्रुप का नाम आता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उन ग्रुप का नाम लिखें। लेसन 7, बी रिफ्लेक्टिव इफ यू मस्ट बी आर्म्ड। अगर तुम अपने देश की सर्विस करते हो, सोल्जर, पुलिस ऑफिसर या गार्ड बनकर, तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे और सेफ रखे। लेकिन ये याद रखना, हिस्ट्री में हर बड़ा इविल तब शुरू हुआ जब हथियार उठाने वाले लोगों ने बिना सोचे गलत ऑर्डर्स मान लिए। इसलिए अगर तुम कभी यूनिफॉर्म पहनो, तो ये हिम्मत भी रखो, जब कुछ गलत लगे तो साफ कहो, नो दिस इज रॉन्ग। असली करे सिर्फ लड़ाई में नहीं होता, वो तब दिखता है जब तुम निर्दोष को नुकसान पहुंचाने से इनकार करते हो। लगभग हर डिक्टेटरशिप दो तरह की पुलिस बनाती है, राइट पुलिस जो पीसफुल प्रोटेस्टर को कुचल देती है, और एक सीक्रेट पुलिस जो चुपचाप रिजीम के खिलाफ बोलने वालों को गायब कर देती है। इन्हीं ग्रुप्स ने 20वीं सेंचुरी के सबसे भयानक क्राइम्स को अंजाम दिया, जैसे स्टालिन ग्रेट टेरर 1937 से 38 और हिटलर होलोकास्ट 1941 से 45। लेकिन एक बात जो लोग भूल जाते हैं, ये सब मॉन्स्टर्स ने अकेले नहीं किया था।
ये सब तब हुआ जब ऑर्डिनरी पुलिसमैन और सोल्जर ने हेल्प की, बिना सवाल पूछे, बस ऑर्डर मानकर। स्टालिन सोवियत यूनियन में सीक्रेट पुलिस एनकेवीडी ने करीब 6.8 लाख लोगों को एग्जीक्यूट किया, ज्यादातर किसानों या माइनॉरिटीज को। कुछ ऑफिसर ने गोली चलाई, लेकिन ये सब वो अकेले नहीं कर सकते थे। हर जगह लोकल पुलिसमैन, क्लर्क और ऑफिशियल्स ने उनकी हेल्प की। नाम लिखे, ऑर्डर दिए, प्रिजनर्स को गार्ड किया। उन्होंने खुद से कहा, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। पर सच्चाई ये थी, उनकी ओबीडियंस और साइलेंस ने ही टेरर को पॉसिबल बनाया। कितनी भी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप क्यों ना हो, उसे हमेशा आम लोगों के हाथों की जरूरत होती है अपने डर्टी काम पूरा करने के लिए। जब लोग होलोकास्ट की बात करते हैं तो उन्हें ऑस्टविच जैसे गैस चैम्बर याद आते हैं, जहां मौत दीवारों के पीछे होती थी। लेकिन असली किलिंग इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी, खुले मैदानों, जंगलों और गांवों में। जर्मन पुलिस और सोल्जर ने कीव और रीगा जैसे शहरों में हजारों जूस को गोली मार दी। कुल मिलाकर रेगुलर पुलिस फोर्सेस ने उतने या उससे ज्यादा लोगों को मारा जितने नाजी डेथ वार्ड ने। ये सब फैनेटिक लोग नहीं थे, ज्यादातर तो बस डरे हुए थे। किसी ने नो नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। वो बस फिट इन होना चाहते थे। पर जिन्होंने इनकार किया, ज्यादातर को कोई सजा नहीं मिली। बस इतना किया कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और अलग खड़े हो गए। यही सच्चाई है, महान अपराधों को दुष्ट लोग नहीं, ओबिडेंट लोग संभव बनाते हैं। लेसन 8, स्टैंड आउट। इसमें राइटर बोलते हैं, कभी कभी कोई तो होता है जिसे खड़ा होना पड़ता है। भीड़ के साथ चलना हमेशा आसान होता है, चुप रहना आसान होता है, रिस्क न लेना आसान होता है। लेकिन अगर कोई भी अलग होने की हिम्मत न करे तो फ्रीडम धीरे धीरे चुपचाप गायब हो जाती है। जब सब खामोश हो और तुम सही काम करने की सोचो तो अजीब, असहज और डरावना लगता है। पर यहीं से करेज की भी शुरुआत होती है। याद करो रोसा पार्क्स को, वो एक औरत जिसने बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसने एक छोटे से नो ने एक पूरे रेसी सिस्टम को तोड़ दिया और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। जब एक इंसान खड़ा होता है, बाकियों को भी खड़े होने की हिम्मत मिलती है। वर्ल्ड वार 1 के बाद यूरोप के कई देशों ने डेमोक्रेसी छोड़ दी। इटली फासिस्ट बन गया मुसोलिनी के नीचे। हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया सब नाजी जर्मनी की तरफ झुक गए। 1938 में जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया तो किसी भी बड़े देश ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। 1939 में तो सोवियत यूनियन ने भी हिटलर से हाथ मिला लिया और मिलकर पोलैंड पर हमला किया। और जब पोलैंड ने लड़ने का फैसला किया तब पूरी दुनिया बदल गई। 1940 तक जर्मनी और सोवियत यूनियन लगभग पूरे यूरोप पर कंट्रोल कर चुके थे। फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे सब गिर चुके थे। सिर्फ एक देश बचा था, ग्रेट ब्रिटेन। उस वक्त ब्रिटेन के नए पीएम बने विंस्टन चर्चिल। देश हार चुका था, एलोइस खो चुका था और जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। हिटलर को यकीन था कि चर्चिल सरेंडर कर देगा, लेकिन चर्चिल ने इनकार किया। उसने अपने लोगों से कहा, Whatever happens, we shall fight on, forever and ever and ever. जब जर्मन प्लेन्स ने ब्रिटिश सिटीज पर बम गिराए, चर्चिल डटा रहा। उसने कहा, ये वो समय है जब जीना और मरना दोनों बराबर महान है। उसने अपने लोगों में डर के बीच हिम्मत जगाई और जब वो डटा रहा तो पूरा ब्रिटेन डटा रहा। उसके एक फैसले ने हिस्ट्री बदल दी। अगर चर्चिल हार मान लेता तो ब्रिटेन सरेंडर कर देता, और ब्रिटेन सरेंडर करता तो शायद अमेरिका, सोवियत यूनियन कभी वार में शामिल न होते और शायद हिटलर पूरी दुनिया पर राज कर लेता। कभी कभी एक इंसान की हिम्मत पूरी दुनिया की उम्मीद को जिंदा करती है। कार्य सिर्फ बड़े लीडर्स में नहीं होता, कभी कभी ऑर्डिनरी लोगों में भी छिपा होता है। 1940 में वॉर्सो पोलैंड में एक यंग गर्ल थी, टेरेसा प्रेकवॉल। उसका पिता अरेस्ट हुआ, उसके अंकल को मार दिया गया, उसके ब्रदर प्रिजन कैंप्स में थे और उसका शहर बमबारी में तबाह हो गया था। फिर भी टेरेसा ने हार नहीं मानी। जब नाजीज ने जूइश फैमिली को गेटोज में बंद किया, ये गेटोज वो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं,
तो ज्यादातर लोग डरकर पीछे हट गए, पर टेरेसा चुप नहीं रही। वो बार बार वेरासोगेटा में गई, बिना किसी को बताए फूड और मेडिसिन लेकर। 1942 में जब नाजीज ने मास किलिंग शुरू की, टेरेसा ने एक जूइश फैमिली, एक लड़की, उसके माता पिता और भाई को भागने में हेल्प की और उनकी जान बचाई। सालों बाद जब उससे उसकी ब्रेवरी के बारे में पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, ये तो नॉर्मल था। लेकिन हम जानते हैं वो नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, वो स्टैंड आउट थी। लेसन 9, बी काइंड टू आवर लैंग्वेज। हम जो शब्द बोलते हैं वही तय करते हैं हम कैसे सोचते हैं और कैसे जीते हैं। इसीलिए लैंग्वेज के साथ सावधान रहो। बस वही बातें मत दोहराओ जो सब बोल रहे हैं। अपने वर्ड्स खुद चुनो, क्योंकि तुम्हारे बोलने का तरीका ही तुम्हारे सोचने का तरीका बताता है। थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया और टीवी की आवाज से दूर हो जाओ। एक बुक उठाओ, क्योंकि जब तुम पढ़ते हो तब तुम खुद को सोचना सीखते हो। एक जर्मन राइटर था, विक्टर क्लैम्परर, जो नाजी रूल के समय में ही जी रहा था। उसने देखा कि हिटलर ने कैसे लैंग्वेज को वेपन बना लिया है। शब्दों में छोटे छोटे बदलाव किए गए, लेकिन असर बहुत गहरा था। लोगों ने पावर को क्वेश्चन करना ही छोड़ दिया। जैसे द पीपल का मतलब अब सब नहीं थे, सिर्फ कुछ लोगों से रह गया। डिस्कशन की जगह स्ट्रगल या फाइट जैसे वर्ड इस्तेमाल होने लगे, और जो असहमति जताता उसे लीडर का अपमान कह दिया जाता। धीरे धीरे हर रोज के शब्दों का मतलब बदल गया। लोगों की सोच बदल गई, झूठ सच जैसा लगने लगा। भाषा अब दुनिया को समझने का तरीका नहीं रही, बल्कि उसे कंट्रोल करने का तरीका बन गई। आज भी वही हो रहा है। हम बार बार वही वर्ड सुनते हैं, टीवी पर, स्पीचेस में और ऑनलाइन, और धीरे धीरे हम भी वही दोहराने लगते हैं बिना सोचे। टेलीविजन और सोशल मीडिया बहुत तेज चलते हैं, हर स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज होती है जब तक अगली नहीं आ जाती। हम सड़कों पर फोटोज और वीडियो देखते हैं, पर उनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। हम बिजी महसूस करते हैं, पर दिमाग के अंदर कुछ नहीं बदलता। ये वैसा है जैसे लहरें आती आती दिखती रहें, पर कभी ओशन की गहराई ना देख पाए। जब हम साफ सोचने की क्षमता खो देते हैं, तब हम आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। कई राइटर्स ने बहुत पहले इस खतरे को समझ लिया था। जॉर्ज ओरवेल की एक फेमस नोवेल 1984 में लोग ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है, बुक्स बैन है, टीवी खुद सिटीजन्स पर नजर रखता है, और भाषा को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि लोग कॉम्प्लेक्स सोच ही नहीं सकते। रे ब्रैडबुरी की फ़ारेनहाइट 451 में फायरमैन आग बुझाते नहीं, बुक्स जलाते हैं। लोग पूरे दिन बड़ी स्क्रीन देखते रहते हैं और धीरे धीरे सोचना और महसूस करना भूल जाते हैं। इन कहानियों ने चेतावनी दी थी, अगर हमने पढ़ना छोड़ दिया और सिर्फ स्क्रीन को देखना शुरू कर दिया तो हम सिर्फ नॉलेज नहीं, फ्रीडम भी खो देंगे। स्क्रीन हमें स्पीड देती है, लेकिन किताब हमें मतलब देती है। जब हम पढ़ते हैं तो हम किसी और इंसान के दिमाग में उतरते हैं, उसकी इमोशन, स्ट्रगल और चॉइसेस को समझते हैं। बुक्स हमें इंसान बनाती है, इसलिए अपने आसपास बुक्स रखो, ऑनलाइन रहो पर रीडिंग के साथ बैलेंस बनाओ। यह तरीका है अपनी खुद की सोच बनाने का, बोरोड थॉट्स नहीं, ओरिजिनल आइडियाज का। लेसन 10, बिलीव इन ट्रूथ। स्नाइडर बोलते हैं, ट्रुथ और फ्रीडम दोनों एक दूसरे के ट्रू फ्रेंड है, और जब इनमें से कोई एक खो जाता है तो दूसरा अपने आप चला जाता है। अगर फैक्ट्स की कोई अहमियत नहीं रह जाती तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर सच्चाई ही नहीं बची तो कोई भी पावर से सवाल नहीं पूछ पाएगा। झूठ हमेशा सच से ज्यादा आरामदायक लगता है, इसीलिए जब लोग सच की परवाह करना छोड़ देते हैं तो सब कुछ एक शो बन जाता है, जहां जिसके पास ज्यादा पैसा या ताकत होती है वही स्पॉटलाइट को अपने हिसाब से चलाता है। हर डिक्टेटरशिप में सबसे पहले मारा जाता है सच। झूठ कभी एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि लोग ध्यान देना ही छोड़ देते हैं।
जर्मन राइटर विक्टर क्लेम्पेयर लिखते हैं, ट्रुथ 4 स्टेज में मरता है और हर स्टेज पहले बिल्कुल नॉर्मल लगती है। सबसे पहले झूठ फैक्ट्स की जगह ले लेते हैं। लीडर्स बार बार इतने झूठ बोलते हैं कि लोगों को रियलिटी पर शक होने लगता है। हिटलर के वक्त रोज फेक खबरें फैलाई जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने चेक करना ही बंद कर दिया कि क्या सच है और क्या नहीं। आज भी वही होता है, लीडर फैक्ट्स को ट्विस्ट करते हैं, हाफ ट्रूथ को बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे सच्चाई आवाज खो देती है। उस वक्त दुनिया एक फिक्शन बन जाती है जहां लोग वही मानते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है, न कि जो सच होता है। फिर सेकंड स्टेज आती है रेपिटेशन, जब झूठ को बार बार दोहराया जाता है इतना कि वो सच लगने लगे। सिंपल स्लोगन जैसे बिल्ड दैट वॉल, लोग खराब, एनिमीज ऑफ द पीपल बार बार दोहराए जाते हैं जब तक लोग सोचना ही बंद नहीं कर देते। रिपीटेशन रीजनिंग की जगह ले लेता है। लोग सोचने के बजाय चैंटिंग करने लगते हैं। धीरे धीरे वो झूठ ही उनका बिलीफ बन जाता है। इसके बाद आती है मैजिकल थिंकिंग, जहां लॉजिक की जगह ब्लाइंड बिलीफ ले लेता है। लीडर्स वादे करते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट होते हैं, जैसे सबके लिए कम टैक्स, कोई नेशनल डेब्ट नहीं और डिफेंस और वेलफेयर दोनों पर ज्यादा खर्च। यह सब लॉजिकली असंभव है, लेकिन जब ट्रुथ गायब हो जाता है तो लॉजिक की कोई कीमत नहीं रह जाती। लोग बस मान लेते हैं क्योंकि विश्वास करना आसान है, सच का सामना करना मुश्किल। नाजी जर्मनी में जब शहर जल रहे थे, देश हार चुका था, तब भी बहुत से लोग कहते थे हिटलर ने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो एविडेंस से ज्यादा अपने बिलीफ पर भरोसा करते थे। लास्ट स्टेज है ब्लाइंड फेथ, जब लोग अपने लीडर को ही भगवान बना देते हैं। जब कोई कहता है आई अलोन कैन फिक्स इट, आई एम योर वॉइस, और लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि सच्चाई मर चुकी है। विक्टर क्लैम्पर आगे लिखते हैं, जब ट्रुथ एक फेथ बन जाता है तब अंडरस्टैंडिंग बेकार हो जाती है, क्योंकि लोग सोचना बंद कर देते हैं, बस मानते रहते हैं और वहीं से टायरेनी जीत जाती है। जर्मन राइटर यूजीन लोनेस्को ने देखा कि उसके अपने दोस्त धीरे धीरे नाजी सपोर्टर बनते जा रहे थे। पहले उन्होंने छोटी छोटी बात मानना शुरू की। लोनेस्को कहते हैं कि मैं उनसे सहमत नहीं था, लेकिन कुछ बातें उनकी सही थी। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया और अपनी ह्यूमैनिटी ही खो दी। लोनेस्को ने इस पर एक नाटक लिखा, राइनासोर्स, जिसमें इंसान धीरे धीरे राइनासोर्स बन जाते हैं, एक ऐसे जीव जो दिखते तो इंसान की तरह हैं, लेकिन सोचने की ताकत खो चुके हैं। उसने दिखाया कि प्रोपोगेंडा कैसे ऑर्डिनरी लोगों को धीरे धीरे ऐसा बना देता है कि क्रुएलिटी नॉर्मल लगने लगती है और लॉजिक अजीब लगने लगता है। आज भी हम पोस्ट ट्रूथ की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन ये कोई नया जमाना नहीं है, यह वही पुराना पैटर्न है जो फासिस्ट ने यूज किया। फैक्ट की जगह इमोशंस, रीजन की जगह स्लोगन और ट्रूथ की जगह फेथ। फर्क बस इतना है कि तब नया मीडियम रेडियो था और आज है सोशल मीडिया। लेकिन मकसद अभी भी वही है, दिलों को कंट्रोल करना ताकि दिमाग सवाल न कर सके, इमोशनल मुद्दों को ज्यादा उठाना। जॉर्ज ओरवेल ने 1984 में लिखा था, जब ट्रूथ गायब हो जाता है तो डिक्टेटरशिप कभी भी दूर नहीं होती। सच हमेशा आसान नहीं होता और वो हमें हमेशा अच्छा महसूस कराए ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वह हमें फ्री रखता है। जब हम सिर्फ वही मानने लगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तब हम आसानी से रूल किए जा सकते हैं और आसानी से धोखा भी खा सकते हैं। इसलिए जो भी सुनो उस पर तुरंत भरोसा मत करो। पहले सोचो, सवाल पूछो और फैक्ट्स को फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि पोस्ट ट्रूथ असल में प्री फैसिज्म है और ट्रूथ की रक्षा करना फ्रीडम की रक्षा करने के बराबर है। क्योंकि पोस्ट ट्रूथ असल में प्री फासिज्म है और ट्रूथ की रक्षा करना फ्रीडम की रक्षा करने के ही बराबर है, या पहला कदम है। ट्रूथ कोई ओपिनियन नहीं हो सकता। लाइज तुम्हें कंफर्ट दे सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें कंट्रोल भी कर लेंगे। लेसन 11, इन्वेस्टिगेट।
स्नाइडर बोलते हैं कि हर चीज जो इंटरनेट पर दिखती है वो सच नहीं होती। जो सुनो या देखो उसे खुद समझो, सवाल पूछो, सोर्सेज चेक करो, लंबे आर्टिकल्स पढ़ो, क्योंकि सच्ची इन्फॉर्मेशन मेहनत मांगती है। रियल जर्नलिज्म इजी नहीं होता। रिपोर्टर जमीन पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं और फिर ध्यान से लिखते हैं। अगर तुम्हें ट्रुथ चाहिए तो उस मेहनत को सपोर्ट करो। जिस तरह प्लम्बर या मैकेनिक को पैसे देते हो वैसे ही जर्नलिज्म के लिए भी दो। जिस तरह प्लम्बर या मैकेनिक को पैसे देते हो वैसे ही जर्नलिज्म के लिए भी दो, क्योंकि यू गेट व्हाट यू पे फॉर। इंटरनेट पर बहुत कुछ ऐसा है जो जानबूझकर तुम्हें कंफ्यूज करता है। कुछ पेजेस गुस्सा फैलाते हैं, कुछ झूठी खबरें और कुछ फौरन प्रोपेगेंडा। जब हम बिना चेक किए शेयर करते हैं तो हम भी उस झूठ का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हर इंसान की जिम्मेदारी है, जो भी पोस्ट करे पहले उसकी सच्चाई देख लो। एक थिंकर ने कहा, अगर कोई बुरा सिस्टम झूठ पर टिका है तो उसका सबसे बड़ा खतरा सच बोलने वाले लोग हैं। जब हम फैक्ट्स ढूंढते हैं तो झूठ अपने आप कमजोर हो जाता है। पहले के जमाने में राइटर्स और थिंकर डिक्टेटरशिप के समय सच को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। कोई सीक्रेट डायरीज लिखता था, कोई इलीगल पैम्पलेट छापता था, और सब एक ही मकसद से, ताकि फैक्ट जिंदा रहें। आज हमारे खतरे अलग हैं, पर सबक वही। हेडलाइंस पर मत रुकना, थोड़ा वक्त निकालो, लंबे सीरियस आर्टिकल पढ़ो। ऐसे रिपोर्टर्स को फॉलो करो जो अपने सोर्सेज दिखाते हैं। कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले चेक करो। एक छोटा चेक सैकड़ों झूठ शेयर्स रोक सकता है। फैक्ट चेक साइट्स को यूज करो। अगर जर्नलिज्म पसंद है तो उसे सपोर्ट करो, सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि वही रिपोर्टर्स को स्ट्रेंथ देता है। लेसन 12, मेक आई कॉन्टेक्ट एंड स्मॉल टॉक। टायरेनी तब बढ़ती है जब लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। जब नजरों से नजरें चुराई जाती है या हर कोई सिर्फ अपने फोन या स्क्रीन में खो जाता है, तब साइलेंस ही सिस्टम बन जाता है। फ्रीडम भीड़ से नहीं आती, वो इंसान से इंसान के कनेक्शन से आती है। इसीलिए नजरें मिलाओ, छोटी बात करो, अनजान लोगों से हेलो बोलो, उनका हाल चाल पूछो। ये छोटी बातें ही सोसाइटी को जोड़ती है। जब लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं तो उन्हें डराना आसान हो जाता है। हर डिक्टेटर यही चाहता है कि लोग एक दूसरे पर शक करें, दूर रहें और सिर्फ अपनी सोच में कैद हो जाएं। लेकिन जब तुम किसी से मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम दीवारों की जगह पुल बनते हो। एक सिंपल कन्वर्सेशन, एक छोटी मुस्कान कभी कभी किसी को याद दिलाती है कि वो अकेला नहीं है। नाजी जर्मनी में बहुत से लोग डर के मारे चुप हो गए। उन्होंने बात करना बंद कर दिया, नजरें झुका ली। साइलेंस उन्हें उस समय लॉयल्टी जैसा लगता था। पर कुछ लोगों ने रिस्क लिया। उन्होंने अपने पड़ोसियों से बात की, उन्हें वार्निंग दी और उनकी जान बचाई। उनका करेज कोई बड़ी स्पीच नहीं था, वो बस छोटी छोटी कन्वर्सेशन थी। आज हम डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं, स्क्रीन के जरिए कनेक्टेड हैं पर दिल से डिस्कनेक्टेड। सोशल मीडिया पर ओपिनियन है पर असली कन्वर्सेशन गायब है। लेकिन याद रखो, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं बचती, वो बचती है कनेक्शन से। जब लोग फेस टू फेस बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तभी फ्रीडम जिंदा रहती है। इसीलिए नजरें मिलाओ, बात करो और जुड़े रहो, क्योंकि जब इंसान से इंसान बात करना छोड़ देता है तब अधिनायकवाद जीत जाता है। लेसन 13, प्रैक्टिस कॉर्पोरेल पॉलिटिक्स। इसमें राइटर बोलते हैं, पावर हमेशा यही चाहती है कि तुम बस कुर्सी पर बैठे रहो और अपने इमोशन सिर्फ स्क्रीन पर दिखाते रहो। लेकिन याद रखो, क्रांति ऑनलाइन नहीं होती, ना ही उससे कोई फ्रीडम मिलती। उसे हासिल करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है और सिस्टम के सामने रेजिस्टेंस दिखानी पड़ती है। अनफैमिलियर जगह पर जाओ, अजनबी लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, उनके साथ घूमो फिरो।
किसी रेजिस्टेंस को सफल होने के लिए दो बाउंड्रीज पार करनी पड़ती है। पहली, आइडियाज को ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो अलग बैकग्राउंड से हैं, जिनसे तुम हर बात पर एग्री नहीं करते। दूसरी, लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, ऐसे ग्रुप्स में जाना पड़ता है जो पहले उनके दोस्त नहीं थे। सोशल मीडिया प्रोटेस्ट शुरू कर सकती है, पर उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरना जरूरी है। अगर टायरेंट्स को 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में कॉन्सिक्वेंसेस महसूस नहीं होते तो कुछ नहीं बदलता। एक रियल एग्जांपल, पोलैंड का सॉलिडेरिटी मूवमेंट। इसी मूवमेंट के बाद ईस्टर्न यूरोप की पॉलिटिक्स बिल्कुल हिल गई। 1950 से 70 के बीच पोलैंड में सिचुएशन काफी टेंस थी। 1968 में रिजीम ने स्टूडेंट्स के खिलाफ वर्कर्स को मोबिलाइज कर उनका प्रोटेस्ट खत्म करवा दिया, और बाद में जब ये वर्कर स्ट्राइक पर गए तो उन्हें खुद सुप्रेस कर दिया, और इस तरह किसी भी मूवमेंट को उठने नहीं दिया। फिर 1976 में कुछ इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल ने मिलकर KOR, कमेटी फॉर द डिफेंस ऑफ वर्कर बनाया, जिनका मकसद था अब्यूज्ड वर्कर्स की हेल्प करना। यह ग्रुप राइट, लेफ्ट, बिलीवर, एथिस्ट सबको साथ लाने के लिए बना था। यहां से ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ऐसे लोग मिले जो आमतौर पर एक दूसरे से अलग रहते थे। 1980 में फिर से स्ट्राइक शुरू हुई, पर इस बार वर्कर अकेले नहीं थे। लॉयर्स, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन के बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए थे। उन्होंने मिलकर एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया, एक फ्री लेबर यूनियन की मांग उठाई, जिसका नाम रखा सॉलिडेरिटी। इस सॉलिडेरिटी के बाद प्रोटेस्ट तेजी से फैल गए। स्ट्राइक्स, मार्च, डेमोन्स्ट्रेशन, हर जगह नए दोस्त बने। यह सिर्फ काम की मांग नहीं थी, यह पब्लिक स्पेस में लोगों की मौजूदगी थी, ट्रस्ट और सॉलिडेरिटी की कहानी थी। 1981 में कम्युनिस्ट सरकार ने मार्शल लॉ लगाकर मूवमेंट दबा दिया, लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया, यूनियन बैन हुआ। पर याद रखना, रिप्रेशन से मूवमेंट मिट नहीं सकी। 1989 में जब कम्युनिस्ट सिस्टम कमजोर हुआ तो उसी सॉलिडेरिटी को नेगोशिएशन पार्टनर के रूप में बुलाना पड़ा। सॉलिडेरिटी ने इलेक्शन की मांग की और फिर उसमें जीत भी हासिल की। यहीं से पोलैंड में और फिर पूरे ईस्टर्न यूरोप और USSR में कम्युनिज्म के पतन की शुरुआत हुई। इस कहानी का मतलब साफ है, जब लोग मिलते हैं, जब डाइवर्स ग्रुप साथ खड़े होते हैं, तो टारेंट को हिलाया जा सकता है। लेसन 14, एस्टैब्लिश अ प्राइवेट लाइफ। स्नाइडर बोलते हैं, हर जालिम हुकूमत पहले तुम्हारे बारे में जानना चाहती है, फिर उसी जानकारी से तुम्हें कंट्रोल करती है। इसीलिए अपनी प्राइवेट लाइफ को बचाओ, अपने कंप्यूटर को मालवेयर से साफ रखो। याद रखो, ईमेल इज स्काई राइटिंग, जो लिखा है वो हमेशा कहीं ना कहीं रह जाता है। इंटरनेट का यूज सोच समझ कर करो, या कभी कभी कम करो, जरूरी बातें फेस टू फेस करो। अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है तो उसे क्लियर कर दो, क्योंकि टायरेंट हमेशा कोई हुक ढूंढते हैं जहां से वो तुम्हें लटकाकर दबाव बना सके। कोशिश करो कि उसके पास कोई हुक न हो। पॉलिटिकल थिंकर हैना आरेंट ने कहा, टोटलिटेरियनिज्म का मतलब सिर्फ ऑल पावरफुल स्टेट नहीं होता, बल्कि वो मूवमेंट होता है जब प्राइवेट और पब्लिक लाइफ का फर्क मिटा दिया जाता है। हम तब तक फ्री हैं जब तक हम खुद तय करते हैं दुनिया हमारे बारे में क्या जाने और कब जाने। यासिन ईडर USA के 2016 के इलेक्शंस का एग्जांपल देते हैं। वो बोलते हैं कि 2016 की पॉलिटिकल कैंपेन में हमने प्राइवेसी खोने की शुरुआत को नॉर्मल मान लिया। जब लोगों के प्राइवेट ईमेल्स, मैसेज या डाटा पब्लिक कर दिए, मीडिया ने उसे न्यूज़ की तरह दिखाया, ना कि बेसिक राइट वॉयलेशन की तरह। चाहे ये चोरी अमेरिकन इंटेलिजेंस ने की हो
रशियन हैकर्स ने या किसी और ने, पर असली नुकसान यूएसए का हुआ। तब ये तय नहीं रहता है कि कौन क्या पढ़ सकता है। तो हम न वर्तमान में कर सकते हैं न भविष्य के लिए प्लान, क्योंकि जो तुम्हारी प्राइवेसी तोड़ सकता है वो किसी भी वक्त तुम्हें ह्यूमिलेट कर सकता है। कोई भी प्राइवेट लाइफ होस्टाइल एक्सपोजर के सामने जिंदा नहीं रह सकती, सिवाय एक टायरेंट के। 2016 के यूएसए इलेक्शन में ईमेल बॉम्ब सिर्फ प्राइवेसी वॉयलेशन नहीं था, बल्कि डिसइंफॉर्मेशन का एक पावरफुल टूल भी था। शब्द जो एक खास टाइम पर एक कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए थे, उन्हें दूसरे टाइम पर दिखाया गया बिना कॉन्टेक्स्ट के, और इस प्रोसेस में ट्रुथ की शेप बदल गई। मीडिया ने भी गलती की। उन्होंने असली इश्यूज को छोड़कर लोगों के प्राइवेट ईमेल्स की स्टोरी बना दिया, जबकि असली स्टोरी थी कि किसी की प्राइवेसी को तोड़ा गया है। अरेडेंट ने लिखा, जब पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का फर्क मिट जाए तो समाज नॉर्मल पॉलिटिक्स से हटकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ चल पड़ता है। हम फैक्ट ढूंढना छोड़ देते हैं और हिडन रियलिटीज के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि हर चीज के पीछे कोई रहस्य है, और वही सोच सोसाइटी को मोब बना देती है। फनी बात यह है, फैशन और स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने ये गलती नहीं करते। फनी बात यह है, फैशन और स्पोर्ट्स रिपोर्टर ये गलती नहीं करते। उन्हें पता है कि मॉडल्स चेंजिंग रूम में कपड़े उतारती है, एथलीट शावर करते हैं, पर वो इन चीजों को न्यूज नहीं बनाते। पर पॉलिटिकल मीडिया ऐसा करने लगती है। जब हम बिना रेलिवेंस सोचे हर लीक, हर र्यूमर को शेयर करते हैं। जब हम बिना सोचे समझे हर लीक, हर र्यूमर को शेयर करते हैं, तो हम खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। शायद हमें लगे कि हम तो बस बाकियों की तरह कर रहे हैं, पर यही तो मॉब की पहचान है। इसका हल दो स्तर पर है। इंडिविजुअली अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करो, कंप्यूटर सिक्योर रखो, डेटा, पासवर्ड, डिवाइस पर कंट्रोल रखो। कलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करो जो ह्यूमन राइट और प्राइवेसी की रक्षा करते हैं। लेसन 15, कंट्रीब्यूट टू गुड कॉजेज। इसमें स्नाइडर बोलते हैं, फ्रीडम अकेले जीने की नहीं, साथ मिलकर जीने और संभालने की चीज है। क्योंकि आजादी तभी तक जिंदा रहती है जब तक लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अगर तुम दुनिया में अच्छाई देखना चाहते हो तो उसे खुद बनाओ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो जो तुम्हारे लाइफ व्यू को रिप्रेजेंट करती हो, चाहे पॉलिटिकल हो या नहीं। किसी चैरिटी या सोशल कोज को चुनो, उसे फाइनेंशियल हेल्प करो, क्योंकि जब तुम खुद डिसाइड करके कुछ अच्छा करते हो तो तुम अपनी सोसाइटी को मजबूत बनाते हो और दूसरे को भी अच्छा करने की ताकत देते हो। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था, हमारी दुनिया 1000 पॉइंट्स ऑफ लाइट से बनी है। ये वे लोग हैं जो किसी न किसी वे में भलाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, चैरिटीज में हेल्प करते हैं, लोकल कम्युनिटी चलाते हैं। ये लाइट सबसे ज्यादा चमकती है जब आसमान में थोड़ा अंधेरा होता है, जब सोसाइटी को होप की जरूरत होती है। हम अक्सर फ्रीडम को ऐसे सोचते हैं, एक अकेले आदमी और एक पावरफुल गवर्नमेंट की लड़ाई। हम मान लेते हैं कि इंडिविजुअल को एम्पावर करना चाहिए और गवर्नमेंट को डिस्टेंस पर रखना चाहिए, लेकिन ये गलत है। फ्रीडम की असली रक्षा तब होती है जब लोग मिलकर काम करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं जो उन्हें खुशी और मीनिंग देती है अपनी लाइफ का। ये एक्टिविटीज पॉलिटिकल भी हो सकती हैं और नहीं भी। जैसे चेक थिंकर वक्लेव हैवेल ने कहा था, अच्छी बियर बनाना भी फ्रीडम का एक सिंबल है। जब हम किसी कोज से जुड़ते हैं, हम ट्रस्ट करना सीखते हैं उन लोगों पर जो हमारे नैरो सर्कल से बाहर है। जब हम किसी ग्रुप में काम करते हैं तो हम समझते हैं कोऑपरेशन क्या होता है, अथॉरिटी से सीखना क्या होता है, और एक दूसरे पर भरोसा कैसे बनाया जा सकता है। ये छोटी बातें ही सिविल सोसाइटी की नींव है, जो लाइफ को, कायोटिक और डेमोक्रेसी को ज्यादा रियल बनाती है।
ईस्टर्न यूरोप के एंटी कम्युनिस्ट डिसेंडेंट्स ने फ्रीडम को बचाने का एक नया तरीका खोजा। उन्होंने नॉन पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी को फ्रीडम की सबसे बड़ा डिफेंस माना, क्योंकि डिक्टेटर्स को हमेशा डर लगता है उन लोगों से जो खुद सोचते हैं और खुद मिलते हैं। कम्युनिस्ट रजीम ने एनजीओज और चैरिटीज को कंट्रोल में लेकर उन्हें सरकार के टूल में बदल दिया। फासिस्ट ने कॉर्पोरेट सिस्टम बनाया जहां हर ह्यूमन एक्टिविटी पार्टी स्टेट के कंट्रोल में थी। और आज भी इंडिया, टर्की और रशिया जैसे देशों में अथॉरिटियन लीडर फ्री एसोसिएशन से एलर्जिक हैं। उन्हें डर है कि उन लोगों से जो बिना परमिशन खुद ऑर्गेनाइज होते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं और अच्छाई फैलाते हैं। लेसन 16, लर्न फ्रॉम पीयर्स इन अदर कंट्रीज। फ्रीडम कभी भी किसी एक देश की कहानी नहीं रही, ये पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है। अगर तुम समझना चाहते हो डेमोक्रेसी कैसे गिरती है तो बाहर देखो, दूसरों से सीखो, अपने दोस्तों से कांटेक्ट बनाए रखो जो विदेश में रहते हैं, या नए दोस्त बनाओ दूसरों देशों से, दूसरी संस्कृतियों से, क्योंकि कोई भी देश अपने आप अकेले ये लड़ाई नहीं जीत सकता। अपने और अपने परिवार के पासपोर्ट जरूर बनवाओ, कभी भी जरूरत पड़ सकती है सीखने, समझने या बस देखने की, यह देखने की दुनिया कैसे बदल रही है। यहाँ सीनेटर यूएसए के इलेक्शंस का फिर से एग्जांपल देते हैं। वो बोलते हैं 2016 के चुनाव से पहले अमेरिका के बहुत से पत्रकार एक्सपर्ट ट्रम्प के कैंपेन को गलत पढ़ते रहे। हर बार जब वो एक नई दीवार पार करता गया, लोग सोचते रहे अब तो कोई इंस्टीट्यूशन उसे रोक देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और हैरानी की बात ये थी, जिन्होंने ये खतरा सबसे पहले पहचाना वो अमेरिकन्स नहीं थे, बल्कि ईस्टर्न यूरोपियंस थे। यूक्रेन और रशिया के जर्नलिस्ट पहले ही देख चुके थे कि कैसे डिसइंफॉर्मेशन, साइबर वॉर और फेक न्यूज एक देश को अंदर से हिला सकता है। तो जब उन्होंने अमेरिका में वही साइन देखे तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। 2013 में रशिया ने यूक्रेन पर प्रोपेगेंडा और साइबर वॉर के जरिए हमला शुरू किया। रशियन मीडिया ने झूठी कहानियां फैलाई, जैसे कि यूक्रेन सैनिकों ने एक बच्चे को क्रॉस पर क्रूसीफाई कर दिया है, पर यूक्रेनियंस ने तुरंत जवाब दिया ह्यूमर से, ट्रूथ और यूनिटी से। उन्होंने फेक न्यूज को एक्सपोज किया, सोशल कैंपेन चलाए और लोगों को सच दिखाया। और वही टेक्निक जब 2016 में अमेरिका पर यूज हुई, फेक स्टोरीज, हैक्ड ईमेल्स, हाफ ट्रूथ हेडलाइन, अमेरिकन्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। रशिया ने अपनी पसंद का कैंडिडेट व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया। यूक्रेन जीता क्योंकि उसने सच को पहचाना। यूएसए हारा क्योंकि उसने रियलिटी को लेट समझा। कभी कहा जाता था कि हिस्ट्री पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती है, पर अब लगता है दिशा उलट गई है। आज जो कुछ यूरोप या रशिया में होता है वो कुछ सालों में यूएसए में भी दिखने लगेगा। फेक न्यूज, पॉपुलिज्म, नेशनलिस्ट एंगर, ये सब पहले वहां हुए और अब यहां भी दोहराए जा रहे हैं। तो जो गलतियां उन्होंने की उनसे हमें सीखना चाहिए, न कि उन्हें दोहराना। बहुत से अमेरिकन के पास अब भी पासपोर्ट नहीं है। वो कहते हैं हमें ट्रैवल की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं से फ्रीडम की रक्षा करेंगे। ये बात सुनने में अच्छी लगती है पर अधूरी है। फ्रीडम को बचाने के लिए करेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आती है जब तुम दुनिया देखते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया में कई बार वो आंसर्स मिलते हैं जो हमारे अंदर नहीं मिलते। पासपोर्ट सरेंडर का सिंबल नहीं, फ्रीडम का सिंबल है। वो तुम्हें नई जगह, नए आइडियाज और नई पर्सपेक्टिव्स दिखाता है। लेसन 17, लिसन फॉर डेंजरस वर्ड। इसमें स्नाइडर बोलते हैं, सावधान रहो उन शब्दों से जो सुनने में देशभक्त लगे और असल में डर फैलाने के लिए बोले जाते हैं। जब कोई नेता बार बार बोले ये टेररिज्म है, ये माओवाद है, ये इमरजेंसी है, तो समझो कुछ छुपाया जा रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है हर जालिम हुकूमत डर के नाम पर लोगों से उनकी आजादी छीनती है। यहाँ मैं आपसे थोड़ी माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ नाम बोलने में शायद उनसे गलती हो, क्योंकि ये जर्मन नेम है या फ्रेंच, थोड़ा हमें बोलने में मुश्किल आती है। तो वापिस वही कि नाजी जर्मनी में एक थ्योरिस्ट था, कार्ल काइमेट।
वो बहुत चालाक था। उसने बताया कि किसी भी कानून को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है एक्सेप्शन का नाम लेना। वो कहता था पहले लोगों को यकीन दिलाओ कि ये वक्त बहुत खास है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। फिर उस टेम्परेरी इमरजेंसी को परमानेंट रूल बना दो। लोग डर में अपनी रियल फ्रीडम छोड़कर फेक सेफ्टी ले लेते हैं। यही फासिज्म का पहला कदम होता है। आज भी जब नेता टेररिज्म की बात करते हैं तो डर असली होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम्हारी आजादी कम करने के लिए किया जाता है। वो कहते हैं अगर तुम थोड़ी सी फ्रीडम छोड़ दो तो हम तुम्हें ज्यादा सिक्योर बना देंगे। लेकिन भाई जो लोग ये कहते हैं कि सुरक्षा और आजादी में ट्रेड ऑफ है, वो अक्सर तुम्हें दोनों से वंचित कर देते हैं। तुम बिना किसी खतरे के अपनी फ्रीडम छोड़ सकते हो और फिर भी सिक्योर नहीं बनोगे। कभी कभी तो हम दोनों ही खो देते हैं, जैसे हम किसी एब्यूजिव रिश्ते में रहते हैं या किसी फासिस्ट नेता को वोट देते हैं। कभी कभी दोनों चीजें बढ़ती हैं जब हम गलत जगह छोड़ते हैं या किसी जालिम देश से भागकर आजाद जमीन पर पहुंचते हैं। असल जिम्मेदारी सरकार की है कि वो फ्रीडम सिक्योरिटी दोनों को बढ़ाए, एक की कीमत पर दूसरे को नहीं। एक्सट्रीमिज्म ये शब्द सुनने में डरावना लगता है, पर असल में इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई डॉक्ट्रिन नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये बस एक लेबल है। हर डिक्टेटर इसे अपने हिसाब से डिफाइन करता है। जो उसकी बात ना माने वो एक्सट्रीमिस्ट, जो सवाल पूछे वो एक्सट्रीमिस्ट। 20th सेंचुरी में जो लोग फासिज्म और कम्युनिज्म के खिलाफ खड़े हुए उन्हें भी एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। आज भी रशिया जैसे देशों में लॉज ऑन एक्सट्रीमिज्म का इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वालों पर होता है। इस तरह एक्सट्रीमिज्म का मतलब सब कुछ हो गया सिवाय उस एक चीज के जो सच में एक्सट्रीम है, टायरनी। लेसन 18, बी काम व्हेन द अनथिंकेबल अराइव्स। जब कोई बड़ा हादसा हो जाए, जब दुनिया में अचानक से डर भर जाए, तो सबसे जरूरी है शांत रहना। क्योंकि मॉडर्न टायरनी का सबसे बड़ा हथियार है टेरर मैनेजमेंट, यानी डर का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करना। जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है, अथॉरिटेरियन लीडर उसे चांस की तरह देखते हैं। लोगों से कहते हैं अब इमरजेंसी है, अब सुरक्षा के लिए आजादी छोड़नी होगी। यह सबसे पुराना ट्रिक है, सीधा हिटलर की किताब से लिया हुआ। 27 फरवरी 1933 की रात बर्लिन में जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग राइक्सटैग जलने लगा। किसी ने आग लगाई ये आज तक साफ नहीं है, लेकिन उस रात हिटलर ने आग नहीं देखी, उसने देखा मौका। वो बोला द फायर इज जस्ट द बिगिनिंग। उसने कहा अब कोई दया नहीं होगी, जो हमारे रास्ते में आएगा काट दिया जाएगा। अगले ही दिन हिटलर ने इमरजेंसी डिक्री जारी की। सिटीजन्स के सारे राइट सस्पेंड हो गए। लोगों को प्रिवेंटली अरेस्ट किया जाने लगा। कुछ हफ्तों में हिटलर ने पार्लियामेंट से अनेबलिंग एक्ट पास करवाया, जिससे वो बिना किसी अप्रूवल के नया रूल ला सकता था। जर्मनी अगले 12 साल तक इमरजेंसी में ही रहा और लाखों जिंदगियां उसी डर के नाम पर खत्म कर दी गई। आज के डिक्टेटर्स भी वही खेल खेलते हैं, बस थोड़े तरीके मॉडर्न हैं। रशिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब 1999 में व्लादिमीर पुतिन एक अननोन आदमी से प्राइम मिनिस्टर तक बना, तो कुछ ही हफ्तों बाद रूस के शहरों में बॉम्बिंग होने लगी। बाद में पता चला बॉम्बिंग के पीछे रशियन सीक्रेट पुलिस के ही लोग थे। पुतिन ने इस कैओस का इस्तेमाल किया। उसने चेचन्या पर रिवेंज वार घोषित किया। देश में डर फैला और पुतिन की पॉपुलैरिटी आसमान छू गई। कुछ महीनों में वो प्रेसिडेंट बन गया। फिर हर बार जब भी कोई टेरर अटैक हुआ वो और मजबूत हुआ। 2002 में मॉस्को थिएटर अटैक के बाद उसने प्राइवेट टीवी पर कंट्रोल ले लिया। 2004 में बेशन स्कूल अटैक के बाद उसने इलेक्टेड गवर्नर्स का पद खत्म कर दिया। हर बार टेररिज्म का बहाना लेकर उसने डेमोक्रेसी के एक एक हिस्से को मिटा दिया। पुतिन ने सिर्फ रशिया में नहीं, दुनिया भर में टेरर मैनेजमेंट फैलाया। 2014 में यूक्रेन इन्वेजन के दौरान रशियन सैनिकों ने अपने यूनिफॉर्म से सिंबल हटा दिए ताकि ये लगे कि ये टेररिस्ट है, आर्मी नहीं। 2015 में फ्रांस के एक टीवी चैनल को हैक करके खुद को आईएसआईएस बताया ताकि लोगों के अंदर डर और नफरत फैले। 2016 में जर्मनी में एक फेक स्टोरी चलाई कि मुस्लिम रेफ्यूजीज ने एक लड़की के साथ रेप किया। जब पुलिस ने कहा कि ये झूठ है, रशियन मीडिया ने उन्हें कवर अप करने वाला बता दिया।
हर बार एक ही मकसद था, डेमोक्रेसी को अनस्टेबल करना और डर को स्टेबल बनाना। जब नेता कहते हैं कि हम सबको एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ना है, तो अक्सर वो असली दुश्मन से ज्यादा अपने लोगों पर नजर रखते हैं। हिटलर ने आग से शुरू किया, पुतिन ने धमाकों से, दोनों ने ही डर को हथियार बना दिया। याद रखो, हर बार जब लोग डर में अपनी आजादी छोड़ते हैं, तो तानाशाह थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और मजबूत हो जाता है। लेसन 19, बी अ पेट्रोइट। स्नाइडर बोलते हैं पेट्रोइट बनो, मतलब अपने देश से सच्चा प्यार करो। ऐसा एग्जाम्पल छोड़ो कि आने वाली जनरेशन समझ सके कि देशभक्ति का असली मतलब क्या है। पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं होता और न ही स्लोगन चिल्लाना। पेट्रियोट वो नहीं जो वॉर हीरोज का मजाक उड़ाए या उनके परिवारों की इंसल्ट करे। पेट्रियोट वो नहीं जो खुद आर्मी में सर्व करने से बचे और फिर उन लोगों को नीचा दिखाए जो देश के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं। पेट्रियोट वो भी नहीं जो अपने टैक्स न दे लेकिन दूसरों के पैसे से अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाए। पेट्रियोट वो नहीं जो अमेरिकन सोल्जर को कंपनी से निकाल दे या डिसेबल्ड वेटरन्स को अपनी प्रॉपर्टी से दूर रखे। और सबसे बढ़कर पेट्रियोट वो नहीं जो अपने देश की जगह दूसरे देशों के डिक्टेटर्स की तारीफ करे। जो आदमी मोहम्मद गद्दाफी, बशर अल असाद और व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करे वो पेट्रियोट नहीं, ऑप्चुनिस्ट है। जो अपने देश के इलेक्शन में किसी फॉरेन पावर को इनवाइट करे वो देशभक्त नहीं, गद्दार है। जो रशियन ओलिगार्क से सलाह ले, फॉरेन ऑयल कंपनी से पैसा खाए और फिर वही लोग उसकी स्पीचेस लिखें, वो अपने देश की सेवा नहीं कर रहा, वो उसे बेच रहा है। अब फर्क समझो, नेशनलिस्ट और पेट्रियोट एक जैसे नहीं है। एक नेशनलिस्ट तुम्हारे अंदर के सबसे बुरे हिस्से को जगाता है और फिर तुम्हें यह कहकर बहलाता है कि तुम तो सबसे अच्छे हो। फेमस राइटर ऑरवेल ने लिखा, एंड नेशनलिस्ट एंडलेसली ब्रूट्स ऑन पावर, विक्ट्री, डिफीट एंड रिवेंज, बट ही इज अनइंटरेस्टेड इन व्हाट हैपन इन द रियल वर्ल्ड। यानी नेशनलिस्ट हमेशा कंपैरिजन करता है दूसरे देशों से, दूसरे लोगों से और सच्चाई से भागता है। ऑथर डेनिलो किस ने कहा, नेशनलिज्म हैज नो यूनिवर्सल वैल्यूज, नाइदर एस्थेटिक नॉर एथिकल। मतलब नेशनलिज्म में कोई असली नैतिकता नहीं होती, सिर्फ ईगो और रिसेंटमेंट होता है। एक पेट्रियोट अपने देश को उसके आइडियाज पर खरा उतरते देखना चाहता है। वो ब्लाइंड लव नहीं करता, वो ऑनेस्ट लव करता है। वो कहता है मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि ये और बेहतर बने। पेट्रियोट के पास यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं। वो जस्टिस, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी को मानता है, भले ही वो आदमी देश की गलतियों पर सवाल क्यों न उठाए। क्योंकि असली देशभक्त वो नहीं है जो कहे हम परफेक्ट हैं, बल्कि वो है जो कहे हम परफेक्ट नहीं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेसन 20, बी करेजियस एज यू कैन। इस लास्ट चैप्टर में सिनेडर बोलते हैं, कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता और हिम्मत ही आखिरी हथियार होती है। अगर कोई भी आजादी के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता तो फिर धीरे धीरे हर कोई जुल्म के नीचे झुक जाएगा। क्योंकि फ्रीडम कभी मुफ्त नहीं मिलती, वो हमेशा किसी के कर्ज से पैदा होती है। टायरेनी को किसी तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस खामोशी से पलती है। जब लोग डर कर बोलना बंद कर देते हैं तो जालिम बोलना शुरू करते हैं। यह राइटर का करेज से मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। करेज का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये किताब पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम और भी ऐसी किताबें लाते रहेंगे। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।